नमस्कार संगवारी हूँ, मैं श्याम पटेल। अब आप मन देखा तो सावधान छत्तीसगढ़। संगवारी हूँ, मैं आप मतलब बता दूँ कि अभी एक ऐसे जगह में हमन हन जैसे रायगढ़ जिला में हन और रायगढ़ स्टील एरिया है। ये चीज़ ला आप मन जानते छो। और ये जगह में है आशा प्रशामक देखभाल गृह, मतलब यह रिहैब फाउंडेशन के नाम से जाना जाते हैं। और आप मन ला जैसे मैं बता दूँ, एकर जो संचालक है कहा जाए, जो अपन मैम है, ते ह खुद पोलियो ग्रस्त है। मतलब ओला कहीं ना कहीं खुद के देखभाल के लिए लोगन की ज़रूरत पड़थे, लेकिन फिर भी वो हालत में रही के वो कहा जाए तो ये वृद्धा आश्रम ला चलावत है। ओकर संचालक है कहा जाए तो पूरा देखभाल ओकरे जिम्मेदारी है, ओकरे अंतर्गत में ये सब चीज़ कार्य चलत है। और आप मन देख सकते हो कि ये जो जगह है, ये कहा जाए तो ये जगह में पूरा जो जतका भी कमरा है, रूम है, जो ये घर बने हैं, एक अंदर में हर एक रूम में पेशेंट मन हैं। और जैसे कि देखा था आप मन कि यहाँ हर एक चीज़ की सुविधा दिए गए है। ये गर्मी के दिन है और भयंकर गर्मी चलत है, लू के समय चलत है। और आप मन ये लू के समय में भी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ हर एक चीज़ के फैन हो गए, कूलर हो गए, कंबल चद्दर, अगर आप मतलब हर एक चीज़ के मतलब सुविधा दिया जाते हैं मैम के द्वारा। और चलो हम सीधा वो जो मैम है कहा जाए, अभी एक जो वैदेही के काम करत है, वैदेही दूसर के मदद करत है, मतलब कहीं ना कहीं एकर से जुड़े हुए हैं। तो सीधा हमन मैम से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। थैंक यू। अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं श्रीमती जस्सी पीली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ पे मैं वृद्धाश्रम स्टार्ट करी थी, अपने घर से स्टार्ट हुआ था। और आज 2 सेंटर है, एक सारंगगढ़ में वृद्धाश्रम है और दूसरा हमारा यहाँ पे झूठ मिल के फटामुड़ा में आशा प्रशामक गृह के नाम से भी एक सेंटर चलता है। और मेरा शिक्षा दीक्षा के बारे में बोलेंगे तो मैं MA MPhil इकोनॉमिक्स में करी हूँ, उसके अलावा MSW और LLB भी कर ली हूँ। और मैं खुद भी दिव्यांग महिला हूँ। और मैं जब से वृद्धाश्रम से जुड़ी हूँ तब से मैं निरंतर वृद्ध व्यक्तियों के लिए काम कर रही हूँ। कितने वर्ष से स्टार्ट? वैसे मुझे सोशल वर्क करते हुए 25-26 साल हो गए हैं। सोशल वर्क कर रही हूँ, अलग अलग फील्डों में मैं काम करती थी। और आज जो है वरिष्ठ नागरिक पे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। और ये जो हमारे अभी हमारी गवर्नमेंट अभी आशा प्रशामक गृह संचालन करने के लिए सभी जिलों को मतलब एक नई योजना निकाली थी, जिसमें जो वरिष्ठ नागरिक बहुत बीमार हैं, मृत्यु शैया पे है, उनकी आखिरी देखभाल जो होती है वो आशा प्रशामक गृह में होती है। तो वो भी मैंने अभी करीब 1.5 साल से स्टार्ट करी हूँ और अच्छा से कार्य चल रहा है इसमें। अच्छा मैम, आप जैसे कि आप खुद भी एक कहीं ना कहीं समाज के लिए थोड़ा सा मतलब पोलियोग्रस्त हैं, लेकिन उस पोलियोग्रस्त को रहते हुए लोग क्या करते हैं कि अपने बारे में ख्याल करते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में ना देते हुए आप समाज सेवा के लिए तो कैसे आपके दिमाग में वो चीज़ आया कि आपको किसी की मदद करना चाहिए? जी, क्योंकि दिव्यांग रियल में दिव्यांगों के साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। किसी भी चीज़ को पार करना है तो बहुत दिक्कत है। अगर लक्ष्य भी रखते हैं तो उसको भी प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना होता है। मेरे तो सोच में शुरू से ही था कि मुझे ये फील्ड ही में काम करना है। जब मैं MPhil कर रही थी तो हम लोग का एक सब्जेक्ट था रिसर्च का, जिसमें मुझे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना था, तो उसके ऊपर रिसर्च कर रही थी। तभी मेरा मन जो है समाज सेवा के प्रति आ गया था कि मुझे करना है। मुझे लेक्चरर में भी जॉब मिला था तो मैं नहीं करना चाहिए। उसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का भी जॉब मेरे लिए था, लेकिन मैं ये सब में ना जाके ना शिक्षा कर्मी किसी में नहीं गई, क्योंकि मुझे जॉब करना ही नहीं था। और मैं अपना बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छे मुकाम पे थी। सब कुछ छोड़ के मुझे सोशल वर्क का फील्ड ही करना था करके मैं इसमें आ गई। मेरा मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड भी मुझे पूरा सहयोग किए हैं और उनके सहयोग से आज मैं ये इतना कुछ कर पा रही हूँ। और मेरे परिवार से भी, मेरे भाइयों का और मेरे माता पिता का काफ़ी सहयोग था एजुकेशन लेवल को पार करने के लिए। जो भी संघर्ष, जो भी बाधाएं आती थी, मेरी मम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। और
वृद्ध लोग के प्रति अचानक से ही शुरू हुआ था। और क्योंकि अभी वृद्धों पे कार्य करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं हो पाते हैं, उनकी अवस्था बच्चों जैसे ही होती है। तो मुझे एक मौका मिला समाज के द्वारा ये काम करने का, तो मैं ये कार्य को कर रही हूँ, जिसमें हमारे रायगढ़ ज़िले के काफ़ी समाज सेवी लोग हमें सपोर्ट करते हैं। और मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। अधिकारी लोग भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इसलिए दिव्यांगता का मुझे ख्याल ही नहीं आया कि मैं दिव्यांग हूँ करके, मुझे कभी ख्याल नहीं आया, क्योंकि लोगों का मुझे काफ़ी सहयोग मिलता रहा है और निरंतर मैं करते रही। मुझे याद नहीं रहता कि मेरे साथ क्या है करके। कहीं ना कहीं आप जो चीज़ के लिए किसी का मदद करने के लिए तत्पर हमेशा रहती है, तो अपने आप के बारे में ख्याल ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ हूँ। जी अच्छा, जी। कितने अब है यहाँ पे? अभी करीब यहाँ पे 20-25 हैं वृद्ध हैं यहाँ पे, 25 वृद्ध हैं करीब यहाँ पे अभी। और सभी बीमार अवस्था में ही हैं। और कुछ लोग क्योर भी हो जाते हैं तो उनको भेज भी देते हैं। और बहुत सरल है यहाँ एंट्री मिलना। अधिकारी जैसे ही आदेश करते हैं कि इनको शेल्टर दे दीजिए, तो उनका मैं बाकायदा शेल्टर दे देती हूँ। कैसे कैसे केस आते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे जैसे कैंसर के पेशेंट भी हैं और पैरालिसिस भी हैं यहाँ पे। उसके अलावा अपने आप को भूल चुके वाले लोग भी हैं, 90 से ऊपर वाले भी हैं, 96 साल के भी हैं। और इनका जो एक वृद्धावस्था में शरीर स्थिर हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, पीड़ा रहती है हमेशा, तो हम उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। तो किसी भी प्रकार का केस क्यों ना हो, जो एकदम कोई छूना भी पसंद नहीं करते हैं, उनकी देखभाल हम लोग करते हैं। अच्छा मैम, आपके संस्था में, इस संस्था को जब आप खोला था तो किसी से लाइसेंस लिया था या फिर सहायता लिया था या फिर आपकी खुद का संस्था है? ये एक NGO है, रिहाब फाउंडेशन, और समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त भी है। और अनुदान के लिए भी अप्लाई किए हैं और बिल्कुल मिल रहा है हमें। जब भी शासकीय स्तर पे किसी भी प्रकार का सहयोग का ज़रूरत पड़ता है तो हमको देते हैं। अधिकारी लोग अपने तरफ से भी करते हैं, जैसे महिला बाल विकास अधिकारी या समाज कल्याण विभाग है, ये सब हमें खुल के सपोर्ट करते हैं। इसमें जैसे वृद्धा माता पिता आते हैं तो उनके जो परिवार वाले कैसे छोड़ने आते हैं कि अचानक उनको क्या कुछ रहता है इसमें, आपको बातें रहती हैं? ये जो आते हैं असल में रोड पे पहुंच जाते हैं, जाना कहीं और रहता है, आ जाते हैं रायगढ़ में, याददाश्त चला जाता है। लगभग लोगों का ऐसे ही रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, जिनको कि अपना अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके रिश्तेदार लोग स्टेशन में छोड़ के चले जाते हैं। तो वो अब बेचारे अपना पता भी नहीं बता पाते हैं और जाना भी नहीं चाहते हैं, उस घर में दोबारा फिर जाना भी नहीं चाहते हैं, इस कारण से बताते भी नहीं हैं। तो जैसा भी कंडीशन रहता है हम उनको अपने स्तर पे रख के प्रयास करते हैं कि उनका निराकरण कर सकें करके। यहाँ जो माता पिता जो आते हैं यहाँ रखने के लिए, तो उनको हमेशा के लिए रखा जाता है कि कुछ अगर उसका बीमारी है तो उसको, या उनके घर वाले पता चले तो फिर आप उन्हें हाँ हाँ बिल्कुल, वो अगर उनके घर वाले आ जाते हैं तो हम बाकायदा वेरिफिकेशन वगैरह करा के ही भेजते हैं। और विभाग को भी सूचना रहता है, पुलिस विभाग को भी रहता है। और दूसरी बात, जो बच्चे अपने माता पिता को छोड़ते हैं और वो सक्षम रहते हैं और जान के छोड़ते हैं, तो उनके लिए हम पनिशमेंट के तौर पे न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा देते हैं। और बाकी उनके और भी कोई बच्चे हैं तो उनको भी सूचना दे के हम बुलाते हैं और आपसी सहमति से कोई एक बच्चा तैयार हो जाओ, और जो सक्षम बच्चा है उसको कोर्ट से पैसा दिलवाने का प्रयास करते हैं माता जी को, ताकि वो ससम्मान अपने घर में प्रवेश कर सके। ऐसा कोई बात केस हुआ है? जी हाँ, मैं करीब मैंने 2-3 केस के ऊपर काम किया है, जिनका न्यायालय से एक जन का 10,000 रुपये हुआ था, जिसमें उनको मिलने लगा था। परिवार वाले देने के लिए, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि वो सब भ्रांत परिवार के हैं, तो अभी वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए अच्छे से रह रहे हैं वो। और दूसरा अभी दायर है, केस कर दिया है, शिक्षाकर्मी थे वो, और उनके ऊपर भी हमने केस किया है। और वो बहुत जल्दी जैसे भी
न्यायालय का निर्देश होगा या जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। उसके बाद हम उसकी माता को सही दिशा देंगे। कहाँ यहाँ यहाँ जो कोई सेवा करने सेवा भाव से आए यहाँ जुड़ना चाहेंगे आपके साथ, तो ऐसा कोई बिल्कुल असल में मैं तो आप तो जान ही रहे हैं, मैं दिव्यांग हूँ, तो मुझे सहयोग तो ज़रूरत है। तो मुझे सहयोग करते हैं लोग, जुड़ के मेरे साथ में आगे आके मेरे साथ करते हैं काम को। और मैं जिसको भी बोलती हूँ कि मुझे ये मदद चाहिए तो वो लोग करते हैं। सब कोई मुझे ये नहीं बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा वाला शब्द नहीं रहता, सब करते हैं। और जैसे हमारे बजरंग मित्तल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मीडिया के माध्यम से कि वो मुझे कभी भी जैसे चीज़ों का मैं चाहती हूँ कि संस्था का 2 पैसा बच जाए, तो मैं प्रयास करती हूँ कि कहीं ठगा ना जाऊँ परचेसिंग वगैरह में। तो उनके सहयोग से सस्ता जगह से मुझे सामान खरीदने में मदद करते हैं। कई बार पैसा नहीं रहता है तो वो व्यवस्था करके मुझे सामान दिला देते हैं। तो इस टाइप का मुझे सहयोग पूरा मिलता है लोगों से। और स्वास्थ्य संबंधी विभाग से मुझे स्वास्थ्य विभाग से पूरा सहयोग मिलता है। डॉक्टरों से भी मेरा मतलब इस विषय में मैं चूकती नहीं हूँ सहयोग लेने के लिए किसी भी तरीके से। मेरे पेशेंट के लिए मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ, जैसे मैं अपने माता पिता के लिए करना चाहूँगी, मैं वही कोशिश इनके लिए करती हूँ। अच्छा मैम, कहाँ से हैं वहाँ पर इसका लोग? सर करीब मैंने लगभग 25, 30, 35 लोगों को अदर स्टेट में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, जो कि अपने याददाश्त खोने की वजह से वो रेलवे स्टेशनों में भटक रहे थे और पुलिस के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से रोड में कोई जा रहा है तो उनके माध्यम से हम तक पहुँचे हैं। और हम बाकायदा उनका घर का पता लगा के उनको उनके घर तक पहुँचने के लिए व्यवस्थाएं किए हैं। और जहाँ पे छोड़ने जाना भी पड़ा है तो हम गुजरात तक भी गए थे, हमारे हस्बैंड, हमारी टीम सब जाके छोड़ के आए हैं उनको। तो हम लोग अपने तरफ से जो ज़्यादा अच्छा बेहतर वृद्धजन के लिए हम कर सकते हैं वो करें हैं। इतना चुनौती है समाज सेवी करना, क्योंकि अभी हम देखेंगे पेशेंट आया था, आप रो भी रहे थे, आपके आँखें मास्टर जी आ रहा था, कैसे सब कुछ हैंडल कर लेते, इसके बारे में बताइए। जी क्या है, जब दूसरों का पीड़ा अगर हम देखते हैं तो सही में हमको भी बहुत दुख लगता है, क्योंकि वो अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेंटल लेवल भी ख़राब हो चुका है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फ्रैक्चर्स रहते हैं और बेड सोर हो गए रहते हैं। हम ट्रीटमेंट के लिए कहीं हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े और बेड सोर बढ़ जा रहे हैं, तो हमको बहुत पीड़ा होती है। इस चीज़ का हमें बेहद दुख रहता है कि हमको वहाँ स्वास्थ्य विभाग में जो ड्रेसिंग का सुविधा होना चाहिए या जो चीज़ों का व्यवस्था होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाया, जिसके कारण बेड सोर बढ़ गया। तो थोड़ा सा पीड़ा होती है, आँख पे आंसू उसी कारण आया था, क्योंकि हम जब भेजे थे तो बहुत अच्छे कंडीशन में थी और जब वो लौट के आ रही है तो उसके बेड सोर बढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा दुख लग रहा था उसी बात के लिए। खान पान में क्या क्या है, पेशेंट लोग क्या क्या खाते हैं? सर जो ये चाहते हैं, जो इनको इच्छा, वैसे मीनू चार्ट बना हुआ है, लेकिन कई बार ये लोग अपनी फरमाइश कर लेते हैं कि हमको ये खाना है, तो हम वही चीज़ कराते हैं, चाहे वो जो चीज़ का भी डिमांड कर लें। इनके लिए ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं मिलेगा, सब चीज़ दिया जाता है। जी मैम, इतना अच्छा आप काम कर रही है, कहीं ना कहीं एक समाज के लिए आप एक बहुत आगे बढ़ाने के लिए, फिर किसी की मदद के लिए, तो समाज के आप भी एक वैद्य ही हो, और जो कि एक 9 जून की एक फिल्म में भी आ रही है, कहीं ना कहीं वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर में फिल्म में बन रही है, कहीं ना कहीं समाज को नई दिशा देने के लिए। तो आपको मैम हम लोग यही कहेंगे कि आप भी एक समाज की वैद्य ही हैं, तो जी। उनके उस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो नारी सशक्तिकरण के ऊपर में आने वाली है बनकर? नहीं, बनना चाहिए। रियल में बताऊं तो मेरे यहाँ सेंटर में आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे भी हैं और बहुत सारी लड़कियां भी हैं। मतलब आज नशा से पीड़ित जो परिवार हैं वहाँ पे महिलाओं को मार के निकाल देते हैं, तो महिलाओं को रोज़गार की समस्या, बच्चों के रखने की समस्या, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, बहुत कुछ छूट जाता है, जिसको कि हम वैसे बच्चों को भी हम शेल्टर दे देते हैं और उनको रोज़गार से जोड़ देते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि एक पीड़ित है ना, दूसरे पीड़ित का दर्द को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। सैलरी बेस पे अगर आप आदमी रखेंगे तो बिल्कुल ये नहीं है कि वो सेवा कर ही देंगे, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आपको 24 आवर्स उनके ऊपर चढ़ के बैठना पड़ जाएगा। तो ऐसी महिलाएं जो आती हैं तो वो अपना बहुत अच्छा सेवा देती हैं, वो परेशान हालत में आती हैं और बहुत मजबूत होती हैं
लेकिन बस एक सहारा का ज़रूरत होता है महिला को, कोई एक दिशा देने वाला चाहिए होता है जिसमें कि वो आगे बढ़ सके। जैसे हमारे यहाँ कई महिलाएं हैं जो पढ़ लिख के अपना जॉब कर रही हैं, पढ़ लिख के आज मेडिकल में नर्सिंग का पढ़ाई भी कर रही हैं। तो ऐसी महिलाओं को मैं बता रही ना कि कोई एक सहायता की ज़रूरत होती है। जैसे गिर जाने से किसी को उठाना पड़ता है, थामना पड़ता है, बस यही ज़रूरत है। हर किसी से गलतियाँ होती हैं और समाज में प्रॉब्लम्स आते हैं उनके ज़िंदगी में, लेकिन कोई अगर उस चीज़ों को देख के समझ के अगर बचा ले तो महिलाएं ज़रूर सशक्त हो सकती है। और मैं दोनों तरफ से काम करती हूँ कि ऐसी महिलाओं को मैं रख के उनके भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करती हूँ, और साथ ही साथ वृद्धों का भी एक नाती पोता और बहू बेटी का एक प्यार यहाँ से उनको मिल जाता है। अच्छा मैम, आपके एनजीओ में कितना मेंबर है, कितना सदस्य है? क्या वो सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं या फिर अपना सेवा दे रहे हैं? नहीं, सब सैलरी बेस पे ही काम कर रहे हैं। मैं बताइए ना कि घरेलू हिंसा से पीड़ित वाले काम अच्छा करते हैं तो उनको सैलरी भी दिया जाता है। ऐसा बिना सैलरी के किसी से काम नहीं दिया कितना जाता। टीम है आपके अंदर? हमारे यहाँ कम से कम, वैसे हमारे साथ टीम तो 15-20 है काम करने के लिए, और यहाँ पे 24 आवर्स के लिए 10 लोग करीब यहाँ पे हैं जो 24 आवर्स रहते हैं। मैम जैसे कि आप बताएं कि समाज की आप भी एक वैदेही के रूप में है और स्टोरी भी बताएं, 9 जून को जो फिल्म आ रही है उसके लिए क्या कहना चाहिए? नारी शक्ति के लिए? मैं बल्कि आप फिल्म बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उसको देख पाऊँ एक बार, और ये बहुत अच्छा पहल है समाज के लिए। और मुझे लग रहा है कि ज़रूर कुछ प्रेरणादायक रहेगा जिसमें कि जो महिलाएं आज कमज़ोर हो के संघर्ष करके नहीं सक पाते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है तो सुसाइड कर ले रही है या गलत संगति को पकड़ के फिर और दलदल में फंस जा रही है, तो उनके लिए कुछ प्रेरणा सूचक ज़रूर होगा। और मैं तो ये बोलूँगी कि जब मैं दिव्यांग होकर जब इतना काम कर सकती हूँ, और तो फिर कोई भी व्यक्ति मन में अगर ठान ले कि करना है किसी के लिए तो श्योर है कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं और ये चैनल के माध्यम से कि आप लगातार ऐसी कार्य करती रहें और अच्छे से नाम आप बनाते रहें। और 9 जून को आप जरूर आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम इसमें आपको ये बोलना है कि 9 जून को ये वैदेही पिक्चर